तो जब मैंने सोचा था इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, दो मैं काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अचीवमेंट्स कैरी कर रही थी, जी, लेकिन शादी के बाद, स्पेशली बच्चों के बाद, एक जी, कॉन्फिडेंस जो था वो लूज़ हो रहा था। जी, उस टाइम पे हमारे ख़ानदान में जी, हमारे जो, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते जी, थे, तो हमारी चाचियों ने और ताई लोगों ने सबने कहा कराटे जी, सीखेगी, जी, मार्शल आर्ट सीखेगी, हमें एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस इतने लेवल तक तो सीखना चाहिए कि जी, हम उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकें, जी, जब ज़रूरत हो हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। बिल्कुल। जो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या पेरेंट्स की परवरिश नहीं करते हैं, जिन माता-पिता ने उनको बचपन से लेकर बाल परवरिश की उस काबिल बनाया, उनको सक्सेस दिलाई, जॉब दिलाई, सब कुछ दिलाया, अब वही बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। ये तो सिर्फ, और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रोटी बनाना या किचन वर्क हैंडल जी, करना सिर्फ महिलाओं का काम है। जी, ये हमने डिफाइन किया है। जी, आज ऐसे भी पुरुष हैं जो अपनी वाइफ के साथ या अपनी मदर के साथ किचन वर्क, डोमेस्टिक वर्क सब मैनेज करते हैं। जी, ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि इफ़ यू हैव अ मनी देन यू हैव अ जस्टिस। यस, राइट। बिल्कुल राइट। उन महिलाओं का क्या, जो सफ़र करती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस झेलती हैं, बट जी। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो सक्षम नहीं है। मेजर जनरल ने जब आपको एक अवार्ड से नवाजा और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी आपको एप्रिशिएशन किया, तो कैसा लगता है? मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का लाइव न्यूज़ 100 के इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड एकदम खास है क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी एकदम खास हैं, उनकी स्टोरी भी एकदम खास है। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, जितनी भी महिलाएं, जितने भी पुरुष इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट से आप सफलता तो पाएंगे ही, साथ में मोटिवेट भी होंगे। जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो सोचती हैं, सपने हैं जिनके उड़ान भरने के, सफलता पाने के, तो वो इस पॉडकास्ट से ज़रूर मोटिवेट होंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो दिल्ली 6 की खास गलियों से, यानी कि जो दिल्ली 6 की तंग गलियां हैं उससे निकलकर मलेशिया, सिंगापुर तक की उड़ान भरने वाली मनीषा गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी तक लगभग दर्जनों अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं। आपको बता दूं कि मार्शल आर्ट की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं मनीषा जी, और इस वक्त हमारे साथ लाइव न्यूज़ 100 के स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे लाइव न्यूज़ 100 के खास एपिसोड में। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। मनीषा जी, आज आप हज़ारों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। आपकी स्टोरी अगर हम देखें तो हज़ारों महिलाएं हैं जो आपसे मोटिवेट हो रही हैं, प्रेरणा मिल रही है उन सभी को। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में? थैंक यू वेरी मच दीपक जी। जी। Really glad to hear that हुँ, I'm able to motivate thousands of females out there. जी, ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है कि मैं उनको छू पा रही हूँ, हुँ, उनको मतलब मैं टच कर पा रही हूँ कि जी, मेरी स्टोरी से वो जी, प्रेरित हो पा रही हैं अपनी जी। लाइफ में। सो मेरे लिए बहुत गर्व की बात अभी है। हाल ही में आपको मिस्टर, मिस एंड मिसेस जी इंस्पिरेशन 2025 के अवार्ड से भी नवाजा गया। आप सेकंड रनर अप के खिताब भी आपको हासिल हुआ है मैम। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मूवमेंट था जब कर्नल, मेजर हाँ, जनरल मेजर या जनरल ने जब आपको एक अवार्ड से नवाजा, स्टेज पर जो आपको अवार्ड दिया और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी आपको एप्रिशिएशन किया, तो कैसा जी लगता है? जी दीपक जी, बहुत ही मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जी, क्यों? क्योंकि मैं एक इस तरीके के परिवार से आती हूँ जो जी, बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली है, जी, और मेरे परिवार में कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मेरी फैमिली में कोई डिफेंस में हो, आर्म फोर्सेस में हो, जी, कुछ नहीं। तो जब मैं स्टेज पे थी, मैं हुँ, अपनी जर्नी बता रही थी, जी, और उसके बाद Q&A का मुझे मौका मिला मेजर जनरल विपिन बख्शी जी के जी, साथ। जी, और जैसे ही मैंने उन्हें आंसर दिया कि भाई मैं यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी जी, एजुकेशन चाहती हूँ आज की समाज के लिए, जी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मनीषा यू आर अ ट्रू हुँ, इंस्पिरेशन। मुझे वाकई ऐसा लगा, क्योंकि वो मेरा एक सपना था जी, कि अगर मेजर जनरल बिपिन बख्शी जी यहाँ आ रहे जी, हैं तो डेफिनेटली मुझे भले ही एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ही मिल जाए, जी। लेकिन वो मिले मेजर जनरल बिपिन बख्शी जी के थ्रू। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइज़ किया जिन्होंने, वो पूनम बिष्ट जी, जी उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनकी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला, क्या मोटिवेशन मिला, जिसकी वजह से आप वहाँ पहुँचे? इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे गुड़गाँव में आयोजन था। हमने जी देखा कि धमाल मचा दिया था स्टेज के ऊपर, और आपको जिस वक़्त क्राउन पहनाया जा रहा था जी मेजर जनरल विपिन जी के द्वारा, तो उस टाइम का जो माहौल था पूरा धमाकेदार माहौल था मैम। तो कैसा मूवमेंट था उस वक़्त? वो मोमेंट एक सपना ही था मेरे लिए, जो मेरे जी, लिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जी। एंड बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क आई हुँ, डिड एंड बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स वो जी, पूरा हो पाया।
और पूनम मैम जो हैं, पूनम बिष्ट मैम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस जी। पेजेंट को में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं। जी। शादी के बाद महिलाएं हमेशा एक एक अपनी ज़िंदगी में को जी। ना कवर कर लेती है, एक कन्फाइंड जोन में जी। कवर कर लेती हैं। तो जब मैंने सोचा था इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, दो मैं काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अचीवमेंट्स कैरी कर रही थी, जी। लेकिन शादी के बाद, स्पेशली बच्चों के बाद, एक जी। कॉन्फिडेंस जो था वो लूज़ हो रहा था, जी। और मेरी जो पहचान थी वो जी। बहुत लिमिटेड हो गई थी। जी। तो जब मुझे लगा कि मुझे ब्यूटी पेजेंट में जाना चाहिए, जी। तो मैं एक ऑथेंटिक ब्यूटी पेजेंट ढूंढ रही थी। जी। मेरी एक दोस्त के थ्रू मुझे पूनम मैम का पता चला, और जब जी। मैंने पूनम मैम से इंटरेक्ट किया तो मैं बहुत इंस्पायर हुई उनसे, उनकी खुद की जर्नी से, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे थ्रू आउट द पेजेंट जी। मुझे सपोर्ट किया, वो इनक्रेडिबल है। जी। या अच्छा, कुछ एरियाज़ में, कुछ क्षेत्र में अभी भी लड़कियों को बोझ माना जाता है, जी। या सोचा जाता है कि लड़कियां सिर्फ घर का चूल्हा चौका करने तक ही सीमित हैं। तो उन लड़कियों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उस समाज के लिए क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये जो सोच है दीपक जी कि महिलाएं मतलब लड़कियां जो हैं वो जी। बोझ हैं, ये बहुत ही संकीर्ण सोच है। जी। इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है, जी। और मुझे नहीं लगता कि लड़कियां बोझ होती हैं, क्योंकि वो खुद एक औरत जो है वो खुद एक शक्ति है। जी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी उस शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। जी। आज जो ज़माना बदल चुका है, उस ज़माने में आज की औरत बिल्कुल एम्पावर्ड है। वो पढ़ भी गई है, लिख भी गई है, और अपना फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो गई है, सब कुछ है। जी। लेकिन फिर भी उसको बोझ समझा जाता है। उसके पीछे कई हमारी आज भी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जी। वो एक रीज़न है। तो मैं ये मानती हूँ कि उस सोच को हमें बदलने की ज़रूरत है, जिसमें स्पेशली परिवारों का आम हाथ होता है उन चीज़ों को बदलने के लिए। क्या मनीषा जी, बचपन में लोग कहते थे कि आप एक बोझ हो, तो उस वक्त आप क्या सोचते थे, क्या था आपका? जी दीपक जी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं दिल्ली 6 में पली बड़ी जी। हूँ। वहाँ की तंग गलियों में मैं जी। पैदा जी। हुई हूँ। वहीं मेरा ननिहाल और ददियाल भी वहीं था। जी। स्पेशली मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं मेरे माता पिता की पहली नहीं बल्कि तीसरी बेटी हूँ, जी। और मुझसे पहले मेरी माँ 2 बेटियों को जन्म दे चुकी थी। जी। मेरे अलावा मुझसे पहले मेरी जी। मदर ने बहुत हार्डशिप फेस की है, जी। और उनके ऊपर एज अ लेडी बहुत बर्डन था, जी। क्योंकि वो 2 बेटियों को जन्म दे चुकी थी। और वो भी एक ज़माना था, और आज भी वो ज़माना चल रहा है जी। कि औरतों की जो एग्जिस्टेंस है उसको वैलिडेशन तभी मिलती है, जी। या औरत तभी मानी जाती है जब वो एक बेटे को जन्म दे, जी। और वो ज़माना था। तो जब मैं मम्मी के पेट में थी, ये तभी से कहानी शुरू हो गई थी। जी। मम्मी के ऊपर इतना प्रेशर था कि अब बेटा होना चाहिए, खानदान कौन चलाएगा, खोपड़ी कौन फोड़ेगा, आगे वंश कौन चलाएगा, जी। है ना। और एक औरत की जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है मल्टीपल जी। प्रेगनेंसीज के बाद। तो डेफिनेटली बोझ तो माना गया है, जी। लेकिन कांस्टेंट सपोर्ट मेरे परिवारों की, स्पेशली मेरे पेरेंट्स की रही है, जिस वजह से उस स्टिग्मा को हमने कहीं हद तक मिटाया है, जी। और प्रूफ किया है कि औरतें वाकई बोझ नहीं होती हैं। जी, मनीषा जी, आप इतने अच्छे मुकाम तक पहुंच चुके हैं। आप एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं, समाज सेविका भी एज ए काम कर रहे हैं, और आप जो क्राउन जीत रहे हैं मैम, वो तो धमाल ही कर रहा है और इंस्पायर कर रहा है हज़ारों महिलाओं को। मैम, उस पल के बारे में बताएं जब आपको लगा कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, अब तो सक्सेस पाके रहूंगी, तो वो क्या पल था? डेफिनेटली हर इंसान की ज़िंदगी में दीपक जी माइलस्टोन्स होते हैं, छोटे से बड़े माइलस्टोन्स। मेरी भी लाइफ में थे कि अभी मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, फिर ये करनी है। तो सबसे पहले जब मेरा जो सपना था AFMC का, आर्मी डॉक्टर बनने का, जी। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैंने दाखिला लिया, वो भी सिर्फ मेरे गोल्ड मेडल्स के बेसिस पे। वो भी ज़माना था जब डोनेशंस चलती थी स्कूल्स में, मुझे बिना डोनेशन के एडमिशन मिला, एंड देन मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला मिला। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की। पहली बार जब AFMC का सपना टूटा था, तभी मुझे लगा था कि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में एज अ डॉक्टर बनना ही सोचा था। जी। तो उसके बाद माता पिता का सहयोग तो रहा, लेकिन मदर का हेल्थ काफ़ी डाउन हो गया था उस टाइम पे। तो मेरे मामा मामी ने मुझे मोटिवेट किया, और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि कोई बात नहीं, मेडिकल नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग कर लो। फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पकड़ा, और तब सोच लिया था कि नहीं, कुछ
करना तो है ज़िंदगी में। जी। अच्छा, दर्जनों अवार्ड से आपको नवाजा जा चुका है मैम, गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं आप। तो कैसा लगता है उस वक्त का मोमेंट जब आपके हाथ में एक गोल्ड मेडल आता है मैम? तो वो बताएं एक बार। बहुत वो एक ऐसा मोमेंट होता है दीपक जी जी। जिसको आप आई थिंक वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जी। लेकिन हाँ, जब वो मेडल्स मिलते थे तो एकदम से पीछे मुड़ के देखती थी तो कहती थी कितना हार्डशिप फेस किया है। जी। क्योंकि जब मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मेरे पिता मुझे दिलाना शुरू कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे ख़ानदान में हमारी जो, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारी चाचियों ने और ताई लोगों ने सबने कहा कराटे सीखेगी, मार्शल आर्ट सीखेगी, ये लड़कियों की बस का नहीं है। और मेरे पेरेंट्स को इस तरीके का टॉन्टिंग की जाती थी कि मर्द बनाना है इसको, ये लड़कियों के काम नहीं है। तो वो सब चीज़ें दिमाग में घूमती थी जब मेडल्स मिलते थे। ऐसा सच में होता था? वाकई, बिल्कुल। मर्द बनाना है क्या, ये औरतों के काम नहीं है, वो ज़माना था। अच्छा, जब पहली बार आप मार्शल आर्ट में एडमिशन लिया आपने और वहाँ लड़कों के साथ आपने प्रैक्टिस की, तो आपको कैसा लगा और किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? दीपक जी, इस सवाल के लिए तो सबसे पहले मैं मेरे जो कोच रहे हैं जी। श्री संजय पासी सर, मैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। बिकॉज़ जब मैं छठी कक्षा में थी, जब मेरे पापा ने मुझे एनरोल कराया मार्शल आर्ट्स के लिए, धीरे धीरे उन्होंने ही मेरी जो कैपेबिलिटी थी उसको समझा। शुरू में उन्होंने मेरी जो प्रैक्टिस थी गर्ल्स से ही कराई, बट उन्हें लगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कैपेसिटी है मुझ में, तो उन्होंने मुझे बिल्ड करने के लिए बॉयज़ और बड़े भैया लोगों से मेरी फाइट करानी शुरू करी। चैलेंजिंग तो लगता था बिकॉज मैं छोटी होती थी हाइट में, वो बड़े होते थे, और फिजिकली जो वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है मेल्स लोगों का, उसको लेके मुझे बहुत, मतलब उसको डिफीट करने में और कब क्या मूव होने वाला है उसमें बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन विद कांस्टेंट प्रैक्टिस मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे सर ने बूस्ट करवाया, बिल्ड कराया, उसमें बहुत हेल्प मिली। जी। आजकल देखा जाता है कि सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है और हर महिला को, हर लड़की को सीखना ज़रूरी है। तो उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या जस्ट सीखना ही काफ़ी है या सच में इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है? बिल्कुल, सीखना, सिर्फ हमें सीखने से ही काम हमें नहीं लगता है कि होगा, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस इतने लेवल तक तो सीखना चाहिए कि हम उसे इम्प्लीमेंट भी कर सके। जब ज़रूरत हो हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके, और ज़रूरत हो तो हम और महिलाओं के लिए या जो भी इंडिविजुअल नीड में है उसको हेल्प कर सके। अब मनीषा जी, आप इतने अच्छे पद पर काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी डेजिग्नेशन पर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, और अभी आप LLB की स्टडी भी कर रहे हैं मैम। तो इतना अच्छा आप अर्न भी कर रहे हैं, इतना नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ है आपके पास, तो फिर LLB का कोई खास मकसद? LLB मुझे इसीलिए भी मैंने ऑप्ट किया बिकॉज मैं एक विजनरी पर्सन हूँ, एक फाइटर भी हूँ। अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं जब अपने घर में अपनी मेट्स की कंडीशन देखती हूँ या फ्रेंड सर्कल में कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कुछ पता चला कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मैंने नोटिस किया है कि जो आजकल क्राइम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो ज़्यादातर ऐसी ही महिलाओं के साथ होती हैं जो लोअर मिडिल क्लास होती हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाती हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, उन्हें अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं LLB शुरू करूं, उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और मैं आगे चल के उन महिलाओं को हेल्प कर पाऊंगी। क्योंकि आज हमारे यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि इफ़ यू हैव अ मनी देन यू हैव अ जस्टिस। यस, राइट, बिल्कुल राइट। तो उन महिलाओं का क्या, जो सफ़र करती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस झेलती हैं, बट सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो सक्षम नहीं है, वो अवेयर नहीं है, उनके लिए कौन करेगा? हमारी कंट्री में फ्री लीगल एड है दीपक जी, लेकिन उसकी अवेयरनेस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं है। तो सिर्फ मेरा मकसद यही है कि मैं आगे चल के LLB कंप्लीट करूं और उन महिलाओं को जो नीड में है, जो एक्चुअल नीड में है, उन्हें हेल्प कर पाऊँ और उनके लिए केसेस लड़ पाऊँ। जी, आई होप कि आप सभी इस पॉडकास्ट को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा और मनीषा जी द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि आपके भले की बातें हैं, आपको अवेयरनेस करने की, आपको मोटिवेट करने की स्टोरी है, जो रियल स्टोरी आज हम आपको लाइव न्यूज़ 100 के पॉडकास्ट में दिखा रहे हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और सभी बातों को एक एक करके नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत काम वाली चीज़ें ये। तो मैम मनीषा जी, देखा जा रहा है कि आपकी जो अचीवमेंट्स जो हैं इंस्पायर कर रही हैं लोगों को, और इंस्पायर जो इस लेवल तक कर रही हैं कि काफ़ी महिलाएं या लड़कियां हैं वो
आपकी तरह करियर बनाना चाहती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एडमिशन ले रही हैं, अभी एडमिशन्स भी चालू ही हो चुके हैं, तो काफ़ी लड़कियां हैं जो एडमिशन ले रही हैं। तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मनीषा गुप्ता जी के लिंक्स ज़रूर मिलेंगे आपको, सोशल हैंडल्स के। उन लिंक्स को फॉलो कीजिएगा जिनसे आप डायरेक्ट मनीषा जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपने लिए लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। तो मैम, आप वृद्धाश्रम में भी जाते हैं जी, तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं जो आपके दिल को उनकी बातें छूती हैं? जब मैंने ये सोशल वर्क स्टार्ट किया था दीपक जी, तो हमने अपने ही सर्कल के फ्रेंड्स लोग, जैसे कॉर्पोरेट के फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलके एक ग्रुप बनाया था। और हमने उस वक्त प्लान किया था कि हम अपना वीकेंड वहाँ स्पेंड करेंगे, सैटरडे संडेज। तो शुरू में हमने वृद्धाश्रम ऑप्ट किया। जब हम वहाँ जाते थे तो जो मेरा एक सोल टू सोल मेरा कनेक्शन वहाँ बिल्ड होता था, वो एक ऐसा फीलिंग होता था जो आप वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था जब हम वृद्धाश्रम में जाना हमने शुरू किया, तो एक लेडी मुझे वहाँ मिली थी। और स्पेशली हम उन वृद्धाश्रम में जाते थे जो सिर्फ वृद्धाश्रम नहीं था, बल्कि वो एक इस तरीके का वृद्धाश्रम था जहाँ लोग जब सड़कों पे जो अबेंडेंट हो जाते हैं और जो अपना सेंस खो देते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि नहाना भी है, खाना भी खाना है, या अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखना है, उस तरीके के बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष वहाँ लाए जाते थे और उनको एक अच्छी लाइफ दी जाती थी। तो जब मैंने वहाँ शुरू किया जाना, तो मेरा एक लेडी थी वहाँ, बहुत बूढ़े थे, उनसे एक कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ, सोल टू सोल कनेक्शन। उनको मील देना, उनसे बातें करना, और ये सब होता था। तो एक दिन उस लेडी ने मुझसे कहा कि उसे लहंगा पहनना है। तो मैंने अपने सोशल सर्कल में वॉलंटियर्स के थ्रू एक लहंगा अरेंज किया, क्योंकि वो लेडी थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं उनके लिए एक्सेसरीज जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक सब कुछ अरेंज करूँ तो उसको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट डे मैं उनको लहंगा दे के आई, उनको सजाया, उनकी पिक्चर्स ली। शी वाज सो हैप्पी। ये सब आपने किया? जी। और उसके 2 दिन के बाद दीपक जी खबर आई उसी और वृद्धाश्रम से कि वो जो लेडी हैं वो नहीं रही। ओह शिट। तो आप समझ रहे हैं, ये एक सोल टू सोल कनेक्शन था मेरा। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ था जो मेरे थ्रू कंप्लीट करना चाहती थी वो। तो डेफिनेटली मेरा सोल टू सोल कनेक्शन और जो कंटेंटमेंट होती थी वो था जो मेरे को वहाँ पर जाने के लिए बोलता था। मनीषा जी, आप वृद्धाश्रम गई तो वहाँ आपने काफ़ी लोग देखे वृद्धाश्रम में। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, अपने पेरेंट्स की परवरिश नहीं करते हैं? जी। तो वो उनके माता पिता कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, है ना, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स की। जिन माता पिता ने उनको बचपन से लेकर पाल परवरिश की, उस काबिल बनाया, उनको सक्सेस दिलाई, जॉब दिलाई, सब कुछ दिलाया, स्टडी कराई, अब वही बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो देखा है वाकई जाके। हाँ, जिस वृद्धाश्रम में दीपक जी मैं जाती थी, उस वृद्धाश्रम में मैक्सिमम जो महिलाएं या पुरुष होते थे ओल्ड एज के, वो मोस्टली आउट ऑफ सेंस होते थे। मतलब उनका दिमागी शक्ति नहीं काम करती थी, उन्हें पता नहीं होता था कुछ। लेकिन जो क्वेश्चन आपने किया वो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और आज की सोसाइटी में मैं इसके लिए ये आप कहना चाहूँगी कि हमेशा औलाद गलत नहीं होती, या हमेशा माँ बाप भी गलत नहीं होते। कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशनल ऐसी होती है, या पुरानी जो लोग हैं कई बार वो नई जनरेशन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और वो डिसीजन लेते हैं कि हमें अलग रहना है। कई बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ऐसा होता है कि नहीं, हमें अपना अलग स्पेस चाहिए। तो कई बार ये ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चे ही अबैंडन करते हैं पेरेंट्स को, कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को अबैंडन करते हैं। मनीषा जी, इस पॉडकास्ट को जो लड़कियां देख रही हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, और वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुकी हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, तो उनके लिए कोई मैसेज दीजिए प्लीज़। जो एक मैसेज है वो मैं ये ज़रूर देना चाहूँगी, बीइंग अ लेडी, ऐसा होता है कि आफ्टर मैरिज आपको लगता है कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपकी लाइफ लिमिटेड है और सिर्फ एक 4 दीवारी में ही है। तो वो सोच से हमें बाहर निकलना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागें, बट इसका मतलब ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाएं, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू बिकम व्हाट यू माइट हैव बीन, राइट। और सपने देखने की, सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। वो कभी भी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा जी, आप कहती हैं कि आपको ताज नहीं चाहिए, इट मीन्स कि क्राउन नहीं चाहिए, आपको समाज सेवा में काम करने का मौका चाहिए जी। तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं?
या एक्चुअली दीपक जी, मैं ये मेरा थॉट नहीं है, बल्कि ये मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहूँगी और मैंने वो काम शुरू भी कर दिया जब से मुझे ताज मिला है. आई सिंपली डोंट वांट टू वियर द क्राउन. आई रियली वांट टू अर्न इट थ्रू माय डेडिकेशन, सिंसेरिटी एंड सर्विस टू मैनकाइंड. उसके लिए बस यही है कि ये एक शोभा के लिए नहीं होना चाहिए ताज. हमें जो अपलिफ्टमेंट है समाज की वो करनी चाहिए, जिससे कि उस ताज की वैल्यू हो. जी. या मनीषा जी, आपकी जगह यदि कोई लड़का होता तो उसके लिए ये लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी हुई होती या कितनी कठिन होती? मुझे नहीं लगता कि उसके लिए, अगर वो कोई आदमी होता तो उसके लिए मुश्किल नहीं होती. क्यों? बिकॉज जो शुरू से मैंने डिस्क्रिमिनेशन झेला है, जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तभी से, जब मैं पैदा हुई, मेरे और वो भी ट्विंस, मेरे साथ एक और बहन हुई, डिलीवरी के दौरान वो एक्सपायर भी हो गई, लेकिन मेरे आते ही जब डॉक्टर ने कहा कि बेटी हुई है, मेरी जो दादी थी वो तो लिटरली फूट फूट के रोने लगी थी. उन्होंने यही कहा था कि बेटी हो गई, तीसरी हो गई, तीसरी के साथ एक और जोड़ा आ गया, यानी कि 4 हो गई. तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने झेला है, स्पेशली मेरी मदर ने, उसके बाद मुझे गोद लेने के लिए भी जिस नर्स ने डिलीवरी कराई, उसने कहा कि ये बेटी हमें दे दीजिए, हमारे पास बच्चा नहीं है, हमें खानदानी बच्चा चाहिए. पर जो मेरे फादर ने जिस तरीके से स्टेप लिया, उन्होंने मना किया कि नहीं, मैंने बच्चा नहीं देना है. भले ही मेरी तीसरी बेटी हो गई, लेकिन वो मैंने उसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाना है, लिखाना है, मैं बच्चा नहीं दूंगा. उसके बाद मेरे खुद के मामा जी ने, बड़े मामा जी ने भी मुझे गोद मांगा. उनके 3 बेटे थे और हम 3 बेटियां थी. यहाँ तक कि मेरे मामा जी ने ये भी कहा था कि आप स्विच कर लो, आप बेटी दे दो, बेटा ले लो. मेरे पापा ने तब भी मुझे नहीं गोद दिया. तो शायद अगर कोई आदमी होता तो इतना स्ट्रगल नहीं होता. हर एक स्टेप पे चैलेंजेस थे, लेकिन उन चैलेंजेस को ओवरकम किया है. मनीषा जी, जिस समाज से आप हैं जी, समाज ने काफ़ी ताने भी दिए होंगे बचपन में आपको, जैसा कि आपकी स्टोरी से पता लग रहा है और आपने बताया भी. तो अब आपकी सक्सेस को देखकर समाज किस नज़रिए से आपको देखता है, ये बताएं प्लीज़. या दीपक जी, पहली बात तो हमारे समाज को ये पता ही नहीं था कि हम भी उस समाज की बेटियां हैं जी. क्योंकि हमारी परवरिश एक अलग तरीके से हमारे माता पिता ने किया, इस तरीके से की कि जो हमारे समाज का जो टॉन्टिंग, जो प्रेशर है, वो हम पे ज़्यादा ना आए. सच में था ऐसा प्रेशर? बिल्कुल था. किस टाइप का प्रेशर रहता है? कि हमारे समाज में ये होता था कि जो सोच थी, मैं 1987 की बॉर्न हूँ, उस ज़माने में भी ये था कि पहले बेटा होना चाहिए, पुश्तैन, जो पहला बच्चा है वो बेटा होना चाहिए, खानदानी, मतलब एक पहला बेटा. उसके बाद भले ही एक बेटी हो जाए, लेकिन हो पहले बेटा, जिससे वंश चल सके, कैरी फॉरवर्ड हो. क्योंकि सोच यही थी कि बेटियां तो शादी करके अपने घर चली जानी है, और फिर हमें इन्वेस्ट क्यों करना इनकी एजुकेशन में, हम क्यों पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं भी, लिखाएं भी, उसके बाद फिर मोटा दहेज दे और उसके बाद उनको विदा कर दे. भाई बेटा तो इन्वेस्टमेंट है, बेटा हमारे संग रहेगा, हमने उसको बिल्ड करना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है. तो वो सोच उस टाइम पे रही है. जी जी. मनीषा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, या अभी भी जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनकी भी लड़कियां हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं, तो जैसा कि आपके मॉम डैड ने आपको सपोर्ट किया, तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने बच्चों के लिए वो क्या करें? जी, फर्स्ट थिंग आई रियली वांट टू पास दिस मैसेज. इफ़ यू आर अ girl child, or if you're a parent of a girl child, give education to your girl child, because education is such a powerful tool. It is such a strong weapon through which you can unlock solutions to many problems. अपनी बेटी को इतनी शिक्षा ज़रूर दीजिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और वक्त आने पे अपना सर उठाकर अपनी जीविका चला सके, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, और अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे. क्योंकि हमारे समाज में, स्पेशली मेरे समाज में, मैं बनिया समाज से हूँ, उस समाज में अभी भी यही कहा जाता है दीपक जी कि पैसा, मतलब इतना पढ़ा देते हैं कि उसकी एक रिच फैमिली में शादी हो जाए, हम दिखा सके कि हमारी बेटी 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अभी भी सोच उतनी नहीं पहुंच रही है कि हमें उसको पैरों पे खड़ा करना है, यानी कि उसको इंडिपेंडेंट करना है, उसको स्किल्ड बनाना है. तो हमें बेटियों को सिर्फ इतना नहीं पढ़ाना कि वी कैन मैरी देम टू अ रिच फैमिली, एजुकेट देम सो दैट दे कैन फाइट बैक इन देयर लाइफ. जी मनीषा जी, बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही बात कही है. और मेरा अगला सवाल होगा आपसे कि आपके फादर ने आपसे कुछ शब्द कहे थे, क्या आपको वो शब्द अभी भी याद हैं
जिन शब्दों को आपने जुटला दिया या कह सकते हैं कि उन शब्दों को आपने बदल दिया। मेरे पिता ने तो मुझे दीपक जी शुरू से मोटिवेट ही किया है जी। लेकिन हाँ वो शुरू से स्ट्रिक्ट भी बहुत रहे हैं हमारी परवरिश में। और पापा मुझे शुरू से यही कहते थे कि बेटा मैं तेरे को, जैसे एक दंगल मूवी में का मुझे सीन बहुत अच्छे से याद है। दंगल मूवी को मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। बस पापा ना ये कहते हैं कि बेटा मैं तेरे को ज़िंदगी में लड़ना सिखा सकता हूँ लेकिन लड़ना तुझे खुद है। जी। तो जब दंगल मूवी में जब गीता का फाइनल राउंड होता है, उसके फादर को बंद कर दिया जाता है ताकि वो लास्ट मोमेंट पे मोटिवेट ना हो, वो फाइट बैक ना कर पाए। और जब वो अपनी आंखें बंद तक करती है, उसे फ्लैश बैक होता है कि उसके फादर का क्या मैसेज था। बस वही मैसेज, कुछ उसी तरीके का मैसेज मेरे फादर भी मुझे देते हैं और आज भी देते हैं। आज मैं माँ बन चुकी हूँ, 2 बेटों की माँ हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल लेडी हूँ, बट स्टिल मेरे फादर कहते हैं कि बेटा मैं हमेशा नहीं रहूँगा, तो तुझे ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ना है, खुद लड़ना है। जी। मनीषा जी, वो डायलॉग क्या था जो दंगल फिल्म के अंदर था, क्या हमारी छोरी भी के छोरों से कम है के? तो ये डायलॉग को लेकर आप चलिए अपना, और आज इंस्पिरेशन बन रहे हैं सभी हज़ारों महिलाओं और युवाओं के लिए। जी जी। मनीषा जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि लोग ब्यूटी पेजेंट को मानते हैं कि ठीक नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? क्या सच में पैसा कमाने का जरिया है या लोगों के, महिलाओं के, लड़कियों के टैलेंट को निखारने का भी ये प्लेटफॉर्म है? ये दीपक जी जो सोच है वो सोच गलत है एक्चुअली में। जो अगर मैं बात करूँ इंस्पिरेशन ऑफ इंडिया, मिसेस इंडिया 2025, जिसकी फाउंडर हमारी पूनम मैम है, उसका जो मिशन है वो मिशन है कि हम जो महिलाएं हैं उन्हें एम्पावर करें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें और उन्हें फिर से उनकी ज़िंदगी को फिर से रीडायरेक्ट और रीआर्किटेक्ट करें। उसमें कोई भी इस तरीके की फीस भी नहीं होती जो एक नॉर्मल जो घरेलू महिला है वो अफोर्ड भी ना कर सके। इस प्लेटफॉर्म पे ग्रूम किया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाती है, नेटवर्किंग आपकी होती है और आपको ऐसी सिस्टर क्वीन से मिलने का मौका मिलता है जो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ती हैं ज़िंदगी में, दुख सुख में, अपलिफ्टमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बल्कि अच्छा प्लेटफॉर्म है। मिस्टर मिस एंड मिसिज इंस्पिरेशन इंडिया 2025 में क्या कुछ ऐसा खास था जो आपको अच्छा लगा? देखिए, हमने कवर किया, हमें तो अच्छा लगा, हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, लिए वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको क्या, क्योंकि आपने तो परफॉर्म किया, तो आपको क्या कुछ खास लगा वहाँ? डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ कि पूनम मैम ने ये एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट, खूबसूरत पेजेंट मैंने देखा जिसमें अगर आपको याद हो दीपक जी, तो जो भी फंक्शंस होते हैं, कुछ भी होता है, रिबन कटिंग हो रही है, क्लब्स खुल रहे हैं, पार्लर खुल रहे हैं, कुछ भी बड़ी जगहों का इनॉग्रेशन होता है, तो हम हमेशा सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, करेक्ट? रिबन कटिंग भी सेलिब्रिटीज़ से हो रही है। लेकिन ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बिल्ड किया पूनम मैम ने, जिसमें उन्होंने हमारे आर्मी प्रोफेशनल्स को इन्वाइट किया, मेजर जनरल बिपिन बख्शी जी को इन्वाइट किया और उनको एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया। वो बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे लगी, बिकॉज आर्मी प्रोफेशनल्स, डिफेंस प्रोफेशनल, ये हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए सेक्रीफाइस करते हैं सेल्फलेसली। वो सिर्फ नौकरी नहीं करते हैं, ये लोग जो हमारे सोल्जर्स हैं ये देश सेवा करते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं, राइट? तो उन लोगों को भी वो रिस्पेक्ट, वो ग्रैटिट्यूड मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से पूनम मैम ने वो चीज़ एकम्प्लिश की है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट द चांस टू मीट मेजर जनरल बिपिन बख्शी जी। जी, थैंक यू। मनीषा जी, आपके पास दर्जनों अवार्ड्स हैं, दर्जनों सर्टिफिकेट्स हैं, मार्शल आर्ट्स के, समाज में आपको, आपके ऑफिसेज ने आपको दिए हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो हम देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कितने सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं, मेडल्स मिले हैं। तो इन मेडल्स को देखकर कैसा लगता है मैम, जब सारे मेडल्स आपके सामने, आपने बड़े संजो के घर के अंदर रखे हुए हैं मैम, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और बल्कि क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, मेरे आगे मेरे 2 बेटे हैं, मैं अपने बेटों को भी के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। उन सब चीज़ों को, मेडल्स को, सर्टिफिकेट्स को मैंने संजो के रखा है क्योंकि वो मेरा हार्डवर्क है, मेरी डेडिकेशन है और मेरे माता पिता का
की जो अनवेवरिंग सपोर्ट है उसका रिजल्ट है। तो उनको देख के मुझे बहुत गर्व फील होता है और रियली मैं चाहती हूँ कि मैं उनको इतना प्रिजर्व कर सकूँ कि आने वाले 20 और 25 साल डाउन द लाइन में अपने बेटों को प्लस अपनी बहुओं को दिखा सकूँ कि हम आपकी मम्मी ने, आपकी मदर इन लॉ ने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की है, सो दैट उनके लिए भी एक बेंचमार्क मैं क्रिएट करूँ। जी मनीषा जी, कुछ लोग हैं जो महिलाओं को समझते हैं कि घर के अंदर चूल्हा चौका, कपड़े बर्तन धोने, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ महिलाएं सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। खाना बनाइए, घर का काम कीजिए और घर में रहिए। उन पेरेंट्स को, उन हस्बैंड्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं महिलाओं के प्रति? उनके लिए मैं सिर्फ एक बात यही कहूँगी कि जो जीवन साथी होता है, हमारे हिंदुओं में भी कहा जाता है कि वो अर्धांगी है, अर्धांगिनी है, मीन्स शी इज़ योर बेटर हाफ। तो मैरिटल लाइफ भी और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चलेगी अगर आप उसको उतनी ही डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ रखेंगे, क्योंकि अगर आपका करियर है तो करियर उसका भी है। और ये तो सिर्फ, और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रोटी बनाना या किचन वर्क हैंडल करना सिर्फ महिलाओं का काम है, ये हमने डिफाइन किया है। आज ऐसे भी पुरुष हैं जो अपनी वाइफ के साथ या अपनी मदर के साथ किचन वर्क, डोमेस्टिक वर्क सब मैनेज करते हैं। तो ये सिर्फ एक सोच की बात है, हमें इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इक्वली कंट्रीब्यूट मैं ये नहीं कहती हूँ दीपक जी कि फिजिकली आपको बिल्कुल बराबर बनना है आदमियों के, नहीं, अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए औरत के लिए। अब मनीषा जी, एक सवाल मेरा आपसे, एक और सवाल होगा कि कौन से, मतलब हर लड़की को सुबह उठकर आईने में कौन से शब्द बोलने चाहिए? क्या कौन से शब्द होंगे वो जो बोले हर लड़की एक आईने में देखकर? सबसे पहले तो उसको आईने में देख के सबसे पहले अलमाइटी को थैंक्स करना चाहिए, यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहिए। उसके बाद खुद को बोलना चाहिए अपने आप दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई कैपेबिलिटीज, आई एम ब्लेस्ड एंड आई कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग टू एवरीथिंग इन माई लाइफ। मनीषा जी, एक शब्द में नारी शक्ति को बताइए, क्या है नारी शक्ति? शक्ति स्वरूपिणी, प्रकृति स्वरूपिणी। बहुत अच्छा। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? अपने आप को खो देना। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ और मेरा दृढ़ निश्चय जो है जिंदगी में। जी। आपकी सबसे फेमस जगह कौन सी है? जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, अमेरिका। अमेरिका, क्योंकि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आप सिंगापुर, मलेशिया पहुँच चुके हैं। जी, राइट, ठीक है। आपके मॉम डैड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मम्मी पापा दोनों करते हैं। जी, ठीक है। आप अपने बच्चों में क्या कुछ खूबी देखना चाहते हैं और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाना चाहते हैं? जी, क्योंकि ट्विंस बेबी हैं आपके। जी जी बिल्कुल जी। क्योंकि मेरे बेटे हैं जी, और मैं उनको इस तरीके से एक मैच्योर आदमी की तरह रेस करना चाहूँगी कि आगे बढ़ के वो आगे चल के वो एक मैच्योर आदमी बने और विमेन के रिस्पेक्ट करना जानते हों, इक्वली कंट्रीब्यूट करें डोमेस्टिक हेल्प में भी और बाहर की जिम्मेदारियों में भी, और अपनी पार्टनर को बिल्कुल अपने बराबर मान के चलें। मनीषा जी, कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा भैया? फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला और इस सक्सेस तक पहुंचे आप? आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू फॉर दिस दीपक जी। जब मेरी शादी हुई और शादी से पहले बहुत अचीवमेंट, बहुत चेयरफुल, बहुत कॉन्फिडेंट मैं रही हूँ। शादी के बाद जो अप्स एंड डाउन मेरी लाइफ में आए, जिसने मुझे वाकई काफ़ी तोड़ा है, तो सिर्फ उसी मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन मुझे जो गॉड ने जो मुझे स्पिरिट दी है वो नेवर डाइंग स्पिरिट है। आई एम लाइक अ फाइटर जो एक दिन दो दिन ज़रूर पीछे हटती है लेकिन तीसरे दिन फिर से बाउंस बैक करती है। जी जी। मदरहुड और लीडरशिप में कैसे आपने मेंटेन किया अपने आप को? बिकॉज बीइंग अ मदर दीपक जी, वी आर ऑलवेज ऑन आवर टोज। तो मुझे लगता है बीइंग अ मदर इज मोर टफ देन बीइंग द लीडर। अच्छा, अभी तक आपने काफ़ी मैसेजेस तो दे दिए महिलाओं के लिए, अब जो इस पुरुष इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए भी कोई एक मैसेज दे दीजिए। पुरुषों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के ज़माने में हमें अपनी जो बेटर हाफ है उसे अपने इक्वल समझना है। हमें कभी भी उसे डाउन नहीं फील कराना, बिकॉज आपकी लाइफ बेटर तभी बनेगी जब आप अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी मदर्स को अपलिफ्ट करेंगे
बिकॉज एक औरत ही होती है जो घर बनाती है और एक औरत ही होती है जो घर खराब करती है, बट जो होल्ड है वो हमेशा मर्दों के पास रहा है। इसलिए मैं आदमियों से यही कहना चाहूँगी कि आप उसे अपलिफ्ट करें, ना कि उसे डाउन फील कराएं। और क्योंकि आज काफ़ी प्रिविलेंट है ये सब चीज़ें आजकल, इंस्टा पे भी हर जगह ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हर जगह कई डोमेस्टिक वायलेंस हैं, औरतें वाकई आज भी सफ़र कर रही हैं। अगर आज 2 या 3% आदमी सफ़र कर रहे हैं तो जो सदियों से हम औरतें जो सफ़र करती आई हैं वो सफ़रिंग तभी ख़त्म होगी जब आप लोग खड़े होंगे और अपनी वाइफ का साथ निभाएंगे। अच्छा, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं मनीषा जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी आपको अवार्ड से नवाजा था, कैसा था वो मोमेंट और क्या मोमेंट था वो जिस वक्त आपको अवार्ड मिला था? जी, मैं 2018 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जी जो एक डेफ बच्चा है जी वो इज़ ऑल्सो अ नेशनल अवार्डी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जी उनके लिए एज अ स्पीकर में डिजिटल इंक्लूजन रेवोल्यूशन की बात करने वहाँ गई थी। जी तो वहाँ हमने जो डेफ एंड म्यूट बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बात करी थी। तो हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन था, प्रॉपर जो डेफ एंड म्यूट बच्चे जो चैलेंजेस फेस करते हैं कैसे हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं उसके बारे में बात हुई थी, जिससे डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मुझे मिलने का मौका मिला और उनसे मुझे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी मिला था। जी, जो डिसेबल बच्चे होते हैं किसी ना किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम होती है उनके साथ, तो क्या लगता है कि अभी भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है स्कूल कॉलेजेस के अंदर? जी बिल्कुल, बिल्कुल है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में अभी भी इंक्लूजन नहीं हो पाया है, मेन स्ट्रीम में इन बच्चों को अभी भी नहीं ला पा रहे हैं। मतलब काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो मिलके काम कर रही हैं, इन बच्चों की एजुकेशन पर काम कर रही हैं, तो उन संस्थाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सच में काम करती हैं वो संस्थाएं, या जस्ट फॉर्मेलिटी ये है कि सिर्फ एडमिशन करा दिया बच्चे का, ये सच में करते हैं? ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा है दीपक जी। जी, तो क्या कहना चाहेंगी, हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी, हमारी सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए? जी, गवर्नमेंट को डेफिनेटली हमारी टेक्नोलॉजी को, जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, उनको इनेबल करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें एफर्ट्स करने होंगे। जी, DXC टेक्नोलॉजीज़ में आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं मैम, और इलेक्ट्रोलक्स कंपनी आपके क्लाइंट भी हैं, तो कैसा लगता है मैम, इतनी बड़ी कंपनी को आपने हैंडल कर रखा है मैम लीडरशिप के थ्रू? एक्चुअली दीपक जी, इलेक्ट्रोलक्स जो मेरे क्लाइंट था वो HCL में था, जो मैं HCL में थी। अभी प्रेजेंटली मैं DXC में हूँ। तो इलेक्ट्रोलक्स के साथ मेरा काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज 2022 का वो टाइम था जब इलेक्ट्रोलक्स ने इंडिया मार्केट में फिर से आने का डिसाइड किया था। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत चैलेंजिंग था, मेरे बच्चे बड़े छोटे थे, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स मैं कर पाई और मैंने IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया विद द हेल्प ऑफ माय हार्ड वर्किंग टेक्निकल एक्सपर्ट्स। क्या आपके बच्चों को पता है कि उनकी मॉम ने इतनी बड़ी कंपनी की एक नींव रखी है IT सेक्टर मेरे में? पेरेंट्स लाइक बच्चों को मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ जितना उनको समझ में आता है, तो मैं चाहूँगी कि आगे भी मैं ये सभी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखूँ, रिकॉर्ड करके रखूँ, सो दैट आई कैन शो देम इन फ्यूचर। अच्छा, सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों की रील्स वायरल होती हैं, क्या आप भी कोई पोस्ट वगैरह करते हैं सोशल मीडिया पर? एक्टिव रहते हैं आप सोशल मीडिया पर? नहीं, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि आप छुपे हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सक्सेस, लगता है कि आपने जो टाइम सोशल मीडिया पे देना चाहिए था वो टाइम आपने अपनी सक्सेस की ओर दिया, सक्सेस पाने के लिए दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपक जी, जो भी वर्क पिछले 5 साल या 7 सालों में मैंने किया, मैंने ग्रास रूट लेवल पे किया, मैंने ग्राउंड लेवल पे किया, और वो सब मेरा एक सेल्फलेस सर्विस थी ह्यूमैनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए। तो उस वक्त भी काफ़ी लोग मैंने देखा था बहुत पोस्ट करते थे, अपने आप को शो करते थे, बट मैंने उस चीज़ में कभी बिलीव नहीं किया, बिकॉज आई बिलीव इन गिविंग बैक। बट अब क्योंकि ज़माना अलग है, अब वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू शो इट टू द पीपल, राइट? तो मैं सिर्फ अभी भी इस प्लेटफॉर्म से अपनी जो मेरी स्टोरी है, मेरा जो स्ट्रगल है उसको दिखाना चाहती हूँ, ना कि मैं जो बिहाइंड द वॉल, जो मैं सोशल वर्क कर रही हूँ या जो भी मैं वॉलंटियरिंग काम कर रही हूँ। मनीषा जी, आपकी स्टोरी को इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट के जरिए जी, और लाखों लोग इंस्पायर भी कर रहे हैं
मोटिवेट भी कर रहे हैं। और आप लोगों को, यदि आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, मनीषा जी की स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, आप मोटिवेट हो रहे हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में कुछ कमी रह गई है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस और होने चाहिए थे जो अधूरे रह गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि मनीषा जी के साथ एक अगला पॉडकास्ट फिर से कंडक्ट कर पाएँ। और आपके ही मैसेजेस से, आपके ही कमेंट से हमें पावर मिलती है, ताकत मिलती है, उत्साह मिलता है और एक हौसला मिलता है, जिससे हम एक नया पॉडकास्ट कर पाते हैं। तो इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, पॉडकास्ट पर लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और अपने बच्चों को शेयर कीजिए, पेरेंट्स को शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, तमाम शेयर कर दीजिए। और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के कमेंट्स में अपने कमेंट्स भर दीजिए, जिससे हम मोटिवेट होंगे और मनीषा जी की स्टोरी को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि स्टोरी वाकई में इंस्पायर कर रही है सभी को। मनीषा जी, क्या कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे हमारी लाखों ऑडियंस को? मैं इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी, स्पेशली क्योंकि मैं अभी मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप रही हूँ ब्यूटी पेजेंट की। और ब्यूटी पेजेंट के लिए जो आपकी सोच है उसे आप बदलिए। आजकल की ब्यूटी पेजेंट्स में जो है वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, वेरिन आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं, और आपकी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आप हेल्प कर सकते हैं, उनको उनकी पर्सनालिटी को रीडिफाइंड और री-आर्किटेक्ट कर सकते हैं। ये मैसेज मैं स्पेशली ब्यूटी पेजेंट को लेके जो एक सोच है उसे बदलने के लिए मैं देना चाहूँगी, क्योंकि स्पेशली जो ये पेजेंट था इसमें कोई स्विम वेयर वगैरह नहीं था, इट वाज टोटली फैमिली ओरिएंटेड। लेकिन हमारी जो वर्थ है वो हमने डिफाइन करनी है, लोगों की इन सोच को हमने बदलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाइट बैक करें या हम अपनी फैमिलीज तोड़ लें या हम रिश्तों को ख़त्म कर दें, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम मेंटली रेजिलियंस बने, हम अपने एफर्ट्स को ऑन रखें, हम अपने आप को खोने ना दें। बिल्कुल मनीषा जी, आपने बहुत खूब कहा। और हम नहीं चाहते कि आप अपनी महिलाओं को, अपनी बहन को, अपनी माता को, अपनी वाइफ को पैर की जूती समझें, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये है कि आप सभी को इंस्पायर करें, सक्सेस की ओर आपको टिप्स दें और मनीषा जी की कहानी आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप लोग भी सक्सेस पाएं। तो ऐसा मत कीजिए, अपना डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ ना जाएं, प्यार से रहिए, प्यार से काम कीजिए, अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। और मनीषा जी, आपकी बातें, आपका यहाँ आना और आपकी मोटिवेशन सभी को इंस्पायर कर रही है, मैं भी इंस्पायर हूँ। तो हम आशा करते हैं कि एक अगले पॉडकास्ट में एक नई खास शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। नए एपिसोड में मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव न्यूज़ 100 के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।